गुड इवनिंग एवरीवन। बस एक बार कंफर्म करो कि आवाज जा रही है ना। और 2 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे, 2 मिनट और टाइम देंगे फिर स्टार्ट कर लेंगे। आवाज जा रही है? बस कोई एक यस सर। कंफर्म किया तो आवाज। ठीक है। हाँ, तो मेरी आवाज अगर जा रही है तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। पहले पार्ट का नाम एड्जॉर्प्शन था। दूसरे पार्ट का नाम कोलाइडल सॉल्यूशन था। हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले आपको बात कहा था कि सॉल्यूशन 3 टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल कर सकते हैं, या किसी नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्रॉस करते हैं तो किसमें क्रॉस करता है, किसमें क्रॉस नहीं करता है, किसमें बीच में रह जाता है। तो 3 सॉल्यूशन होती है। ट्रू सॉल्यूशन होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, और सस्पेंशन होती है। जिसमें से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई लिखना लिखाई करना चालू करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि अलग अलग क्लासिफिकेशन होती थी। एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसका, एक फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं उसका, एक प्यूरिफिकेशन पढ़ते हैं उसका, और एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसका, और एक एप्लीकेशंस पढ़ते हैं उसका। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे उसे अलग अलग बेसिस होता है। तो उसमें पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। किसे कहते हैं डिस्पर्स फेज, किसे कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, वो हम लोगों ने देखा हुआ है। और आगे अगर बात करें तो 8 टाइप के होता था, उसमें से 9 टाइप में से 9 नहीं होकर 8 टाइप का हुआ करता था। अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें तो 2 टाइप का होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और अगर बात करें तो 3 और टाइप का होता है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड को मिसेल भी कहते हैं। मिसेल के लिए 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था वहां पर, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर हमने इन तीनों को पढ़ने के बाद पढ़ा था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में 2 मेथड थे, एक डिस्पर्सन मेथड था और एक कंडेंसेशन मेथड था। डिस्पर्सन मेथड में एक इंपॉर्टेंट काफी मेथड था जिसका नाम था पेप्टाइजेशन, और कंडेंसेशन में वो रिएक्शंस वाला हमने कहा था कि आपको ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन रहती है जनरली। अब आते हैं प्यूरिफिकेशन में। प्यूरिफिकेशन में 2 मेथड 3 मेथड था। एक था डायलिसिस, एक था इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। वहां तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी, थोड़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है। फॉर्मूला के नाम पर अभी तक हम लोगों के पास में 2 फॉर्मूला मिला है। एक है एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n, और एक है एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 + वी पी। अभी तक 2 फॉर्मूला ऑप्शन में मिला है। कोलाइडल सॉल्यूशन अभी तक फॉर्मूला नहीं मिला है, बट यहाँ पे 2 फॉर्मूला नहीं है, वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, न्यूमेरिकल सोल्व किया जा सकता है। देखेंगे हम समय के साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिखिएगा नहीं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी का ये लाइन्स है, लेकिन जो बोलेंगे वो समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें।
सबसे पहला नंबर पे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होती है फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होने का मतलब होता है कि ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर उतना नहीं होगा जितना ट्रू सॉल्यूशन के लिए होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना नहीं होगा जितना ट्रू सॉल्यूशन के लिए होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना नहीं होगा जितना ट्रू सॉल्यूशन के लिए होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर उतना एग्जिबिट नहीं करेगा जितना ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा। ध्यान रखना, एडवांस के एक पॉइंट में, एडवांस के क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन में एक लाइन ये भी दिया हुआ है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए या ट्रू सॉल्यूशन के लिए। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यही बात तुम लोगों ने वर्ड्स में लिखा है, एक बार वर्ड्स में भी मैं पढ़ देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो बिगर होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके बनती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। इसीलिए वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेव प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। होप्स आप इस बात को समझ गए होंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बीच में कभी बोलना ताकि पता चले कि मेरी आवाज जा रही है। मेरी आवाज जा तो रही है ना? बीच में कोई कंफर्म कर देना बस, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, ताकि मैं कंफर्म रहूं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज सुनाई पड़ रही है। तो पहला नंबर पे था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर पर टिंडल इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या क्या होता है सारी बातें हम देखते हैं। एक दो बार क्वेश्चन जेईई मेंस में एज इट इज पूछ लिया गया है कि कंडीशंस क्या होता है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए, कौन शो करता है कौन शो नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट के दौरान होता क्या है। तो जब कभी भी स्ट्रॉन्ग या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो उसकी पाथ जो हो जाती है विजिबल हो जाती है। कहने का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है और ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ है ना विजिबल नहीं होता है, जबकि इस वाले में मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ विजिबल हो जाती है। और पाथ विजुअल कब होती है? जब आप ऊपर से राइट एंगल पे देखते हैं, बीम ऑफ लाइट के राइट एंगल से आप देखते हैं तो आपको पाथ दिखाई देने लग जाता है। और वो जो पाथ दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है वो तो अलग बात है, बट उस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और लाइट जो अब्जॉर्ब होता है वो आपका कोन, वॉइस लुईस क्रैक हो कोन जैसा बनाता है, उसको बोलते हैं। बीच में बोलना एक और बार, सबके लिए हो रहा है या इनके लिए हो रहा है? एक बार कंफर्म करेंगे, अगर सबके लिए हो रहा है तो मैं चेंज करूंगा। रहा सर, सबके लिए हो रहा है। ओके, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड।
अभी देखिए, तो अभी आवाज जा रही है? अभी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। और राइट एंगल पे जब उसे देखते हैं तो उसे पाथ विजिबल नजर आती है, मतलब नजर आती है उसके पाथ। तो इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ब्लूइश कोन जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं टिंडल कोन। अब बोलता है कि टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, तो रीजन पूछ सकता है आपको। आप थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं आपको, स्कैटरिंग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो बोलता टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल से होता है। स्कैटरिंग को कुछ समझाया गया है कि स्कैटरिंग जो होता है वो सिंपल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता, साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटा होती है देन द वेव, जिसके वजह से होता है। कहने का मतलब पूरा बात बोलता है कि पहले बात तो टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है, बाय द कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है। दूसरा बात बोलता है कि जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है सिंपल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकल की जो साइज है वो वेव से छोटी है। नीचे में जाके कंडीशंस पूछेगा कि टिंडल इफेक्ट शो करने का कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। तो पहला कंडीशन होता है कि डिस्पर्स पार्टिकल की जो डायमीटर होना चाहिए या जो रेडियस होना चाहिए, ऐसा समझिए, तो वे वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। एज लाइक इन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के केस में उसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो वेवलेंथ से काफी छोटी होती है। क्यों छोटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो लाइट आ रहा है वो पार्टिकल के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे स्कैटर लाइट स्कैटर्ड होना चाहिए। अगर उसकी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होगी तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, और लाइट की स्कैटरिंग अगर नहीं हो पाएगी तो उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन होता है कि डिस्पर्स पार्टिकल की जो डायमीटर होनी चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ से, जो लाइट आप पास करा रहे हो उसके वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम सेम होता है तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, या लाइट बेंड नहीं कर पाता है, और बेंड नहीं कर पाएगा तो क्रॉस नहीं कर, कहीं पे कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने दो बातें बोली है कि टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से होता है। दूसरा बात हमने बोली है कि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए दो कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन होता है डिस्पर्स पार्टिकल्स की जो डायमीटर होगी वो जिस लाइट को आप पास करा रहे थे, जिसके लाइट का विजुअल बनाना चाहते थे, उसके वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिफरेंस होनी चाहिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो काफी ज्यादा होना चाहिए, मस्ट डिफर वाइडली। दोनों कंडीशन वंस फुलफिल करता है तो लाइपोविक कोलाइड्स फुलफिल करता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट लाइपोविक कोलाइड शो कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन शो नहीं करता है, तो ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि जिस लाइट को पास करवा रहे थे उसकी वेवलेंथ से भी छोटी होती है, तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। और अगर स्कैटरिंग नहीं हो पाती है तो टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करता है। तो ध्यान रहे आपको। बोलता है टिंडल इफेक्ट का यूज किस लिए करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। मतलब ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। अगर पूछ ले कि क्यों शो करता है, क्यों शो नहीं करता है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स के केस में डिस्पर्स पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत छोटा नहीं होता है, छोटा होता है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमने पहला नंबर बात किया था अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे हमने पहला नंबर इफेक्ट बात किया टिंडल इफेक्ट। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। और कलर, कलर के बारे में क्या बोलता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर होता है इज नॉट ऑलवेज द सेम ऑफ द कलर ऑफ द सब्सटेंसेस इन द बल्क। कहने का मतलब कि पूरा बल्क, पूरे जो पार्टिकल, पूरे जो बॉडी का जो कलर होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का वही कलर हो जरूरी नहीं है। कलर अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है, कौन सा लाइट आप यूज कर रहे हो उसको देखने के लिए, जो उसको वो स्कैटरिंग कराएगा उस पर भी डिपेंड करता है, और एक इंसान कैसे उसको देख रहा है, ट्रांसमिट रिफ्लेक्शन से या ट्रांसमिशन से, तो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। हाँ, लेकिन कलर्ड होता है कि नहीं होता है, तो कलर्ड होता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि फाइनेस्ट गोल्ड जो होता है वो रेड इन कलर होता है, जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ती है वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज करता रहता है, पर्पल, ब्लू और फाइनली गोल्डन हो जाता है। डाइल्यूट मिल्क जो होता है वो ब्लूइश टिंज प्रोड्यूस करता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में वो रेडिश टिंज प्रोड्यूस करता है।
अब तो ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने दो ही बातें करी है। अगर कंक्लूजन वाली बात की जाए तो पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोलाइडल पार्टिकल का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो ट्रू सॉल्यूशन से कम होगा। और कम क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इनके केस में जो पार्टिकल की साइज होती है बहुत छोटी नहीं होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल में होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग शो करता है और स्कैटरिंग की वजह से उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। ट्रू सॉल्यूशन के केस में पाथ विजिबल नहीं होती है। दोनों कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, उन पे क्वेश्चन बनती है। अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहला नंबर पे है ब्राउनियन मूवमेंट। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन शो करते हैं, जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। तो इसके लिए उस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है। कौन सा मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट। थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे आते हैं। काउच ऑफ मूवमेंट के बारे में बोला है कि अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। डिस्पर्सन मीडियम जो क्या रहता है, पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करते रहता है या मूव कराते रहता है, उस पूरे मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोला गया है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल को सेटल नहीं करने देता है ग्रेविटी की वजह से, और वो उसके स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी था। तभी तक हम लोग तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ओवरऑल। पहला था कॉलिगेटिव, दूसरा था ऑप्टिकल, तीसरा था मैकेनिकल। मैकेनिकल में ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पर, जिसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें छोटे छोटे टर्म यूज करेंगे हम लोग, जैसे जीटा पोटेंशियल टर्म यूज करेंगे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल वर्ड यूज करेंगे, कोआगुलेशन यूज करेंगे, फ्लोकुलेशन यूज करेंगे। तो छोटी छोटी वर्ड्स रहते हैं जिनका पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला बात तो बोलता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। हमने देखा है पिछले लेक्चर में हमने पेप्टाइजेशन के बारे में पढ़ा था। पेप्टाइजेशन की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है। अगर हम किसी सस्पेंशन में या किसी प्रेसिपिटेट में कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोई एक जो कॉमन आयन है जाके उस पर चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है और उसे एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बना देता है। और एट द सेम टाइम डिस्पर्सन मीडियम अपोजिट चार्ज का हो जाता है। ओवरऑल नेट चार्ज जीरो होती है। तो ध्यान रखेंगे। तो बोलता है कि बहुत सारे रीजन होता है चार्ज को डेवलप करने के लिए, बताने के लिए उस पर चार्ज होता है। तो उसमें से अलग अलग रीजन है। एक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, एक है डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स, एक है प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका आयन ना, जो भी कॉमन आयन रहता है उस पर जाके प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बना देता है। जैसे अगर AgCl पे KCl डालेंगे तो Cl माइनस उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसे वो नेगेटिवली चार्ज बना देगा। लाइक वाइज अगर AgCl पर अगर AgNO3 डालते हैं तो Ag प्लस उस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो उसे पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। तो ध्यान रखना कि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होता है और उस पर चार्ज आने की अलग अलग रीजन होती है। तो दो चार रीजन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा वाला है? प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। अब ये वाला हम लोग टेबुलर फॉर्म पहले बना चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जरूर याद रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ध्यान रहे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाने के वजह से वो कुछ देर के लिए तो स्टेबल होता है, लेकिन वही उनको हटाने के लिए चार्ज हटा के उसे कोआगुलेट, समय समय की बात है, कभी तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए होता है, कभी तो आपको सस्पेंशन चाहिए होता है। तो अगर आप उसे कोआगुलेट कराना चाहते हैं, प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इनके ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज आने का सबसे प्रमुख रीजन या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा होता है? तो प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है, जो सॉल्यूशन से उसके पास में आता है, जिसकी वजह से उस पर एक चार्ज आ जाती है। एट द सेम टाइम डिस्पर्स्ड मीडियम के पास भी एक चार्ज होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया है जो हम लोग ने एग्जांपल क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था। AgI पर अगर Ki डालेंगे तो I माइनस जाके उस पर डिपॉजिट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी AgI पर अगर AgNO3 डालेंगे तो Ag प्लस जाके उस पर डिपॉजिट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी में दो तीन एग्जाम्पल लिए गए हैं पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज का, जरूर ध्यान रहे। एक छोटी सी दो अलग अलग टर्म यूज करता है, एक कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक कहलाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मैच द फॉलोइंग में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान रहे, समझाता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। बेसिकली अगर अभी ध्यान से देखा जाए तो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में चार्ज होती है, और डिस्पर्सन, अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज की बात करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल अगर दो इलेक्ट्रोड अगर उसमें हम लगा दें सॉल्यूशन में तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स, और जिसके वजह से
जो मूवमेंट माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहने का मतलब कि अगर कैथोड पे कोई चीज मूव करने लग जाता है तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारा कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा है। तो अगर कैथोड पे जा रहा है तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज, उस पर अगर कोई चीज जाके डिपॉजिट हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि डिस्पर्स कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस दो टाइप का होता है, एक कैटाफोरेसिस भी कहलाता है और एक एनाफोरेसिस भी कहलाता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज कि उस पे चार्ज कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के टुवार्ड्स में। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले पे मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे मूव करेगा। तो माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। थोड़ा ध्यान रहे। जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस उसे नहीं कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम पे भी चार्ज होता है। अगर आप बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं करने देता है। तो हमें पता है कि डिस्पर्सन मीडियम पे भी चार्ज होगा, तो अगर कैथोड पे कोई चीज गया है तो अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें तो वो सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने देगा, सॉल्यूट को पास नहीं करने देगा, और इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत वो भी पुल होगा एक इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो दो बातें हैं यहाँ पर, वो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करता है, तो उसका मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जबकि डिस्पर्सन मीडियम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स मूव करता है और उस मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आई थिंक मैं क्लियर हूँ, कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार बोल सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए चुप रहता हूँ। दोनों समझ गए हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? ओके है। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ सॉल्यूशन मूव नहीं करता, सॉल्यूशन नहीं, डिस्पर्स पार्टिकल का, कोलाइडल पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट, और डिस्पर्सन मीडियम कैसे मूव करेगा, तो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको पास करने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने देता है, सॉल्वेंट बोले तो डिस्पर्सन मीडियम को पास करने देता है, तो डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और डिस्पर्शन मीडियम एनोड में किससे जा रहा था, चार्ज नहीं है तो है एनोड ना में चार्ज, चार्ज कैसे नहीं है, चार्ज है ना उस पे, डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज नहीं होता है, अपोजिट चार्ज तो होती है उस पे ना। लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं मूव कर रहा था। फर्स्ट वाले में उसका उसका मूवमेंट उसका भी होगा, बट वो इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का किसका मूवमेंट कहलाएगा, सिर्फ डिस्पर्स पार्टिकल का, कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जबकि डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है ना उसमें। कोलाइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होता है। ओके। कोलाइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होता है। जैसे कहा कि एजीआई पे आई माइनस चिपक गया तो के प्लस जाके डिस्पर्सन मीडियम पानी में घुला हुआ है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम कोलाइडल पार्टिकल की बात करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, डिस्पर्सन मीडियम उस टाइम पर कितना चार्ज होता, पॉजिटिवली चार्ज होता। तो अगर उसकी मूवमेंट हो रही है, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डिस्पर्सन मीडियम की मूवमेंट हो रही है ड्यू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने की वजह से, एसपीएम लगा देंगे तो क्या होगा, जो सोल पार्टिकल्स होगा वो एक जगह रह जाएगा और सारा सोलवेंट दूसरे जगह चला जाएगा। अब उसकी जो मूवमेंट होगी टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, एनोड पे या कैथोड पे, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ओके है। यस। एक बार पढ़ भी देता हूं मैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, डिस्पर्सन मीडियम के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होती है। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से तो चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स, जहां पे कोआगुलेशन हो जाती है लॉस ऑफ चार्ज की वजह से, क्योंकि उससे चार्ज खत्म हो जाता है। जैसे एजीआई पर अगर आई माइनस था तो आई माइनस का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो भी होगा उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो रही सही बात, वहां पर एजीआई बचेगा तो कोआगुलेशन हो जाएगी। तो वो फिनोमेना जिसमें माइग्रेशन होती है कोलाइडल पार्टिकल्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ये जो मूवमेंट है इसका यूज किस लिए करते हैं, तो चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने के लिए कि पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। जैसे सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन U2 एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स गेट एक्युमुलेटेड नियर द कैथोड, बताता है कि उस पर कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। क्लियर हूं मैं? यस सर। लाइकवाइज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में
phenomena involving the migration of the dispersion medium and not the colloidal particles under the influence of electric field is called electroosmosis। ध्यान रखना है, हम 2 मिनट पहले भी बोले थे वही वाली बात, अभी वही वाली बात बोल रहे हैं। वो डिस्पर्स पार्टिकल्स का मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिस्पर्सन मीडियम के माइग्रेशन को शो करने के लिए जो फेनोमेना होगा वो होगा इलेक्ट्रोosmosis। इसमें बीकर सब लेते हैं, बीच में बस एसपीएम लगा देते हैं। एसपीएम सिर्फ किसको पास करने देगा? एसपीएम सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम है सोल्वेंट को पास करने देगा। तो सोल्वेंट की जो मूवमेंट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहेंगे इलेक्ट्रोosmosis। ध्यान रखिएगा। अब अभी जीटा पोटेंशियल क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था कि अगर एजीआई नाम का कोई प्रेसिपिटेट था, अगर उस पर आप केआई डालते हो तो आई माइनस का प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हो जाता है और के प्लस डिस्पर्सन मीडियम पे रह जाता है। तो जो आई माइनस जाता है कोलाइडल पार्टिकल पर, जैसे एजीआई पे जाके चिपक जाता है तो उसको कहते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या कहते हैं? फिक्स्ड लेयर। जबकि के प्लस जो था वो डिस्पर्सन मीडियम में घुला हुआ था तो उसे कहते हैं मोबाइल लेयर। तो फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसे कहा जाता है, एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। तो जब कभी भी आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो या तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है, लायोफोबिक सोल है, तो उस केस में एक फिक्स्ड लेयर होगा, एक मोबाइल लेयर होगा। फिक्स्ड लेयर कौन होगा? जिसका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हुआ है उसके वजह से एक फिक्स्ड लेयर बनेगा, और मीडियम में जो घुला हुआ होगा पॉजिटिवली चार्ज उसके वजह से मोबाइल लेयर होगा। तो फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। वो जो डबल लेयर बना है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का, उसी को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैट से कि जहां भी चार्ज होती है वहां पोटेंशियल होती है, और दो अलग अलग चार्ज होगी, दो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा, और दो अलग अलग पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। ध्यान रहे आपको। फिर आता है, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े, एक बार दोबारा मैं रिकैप कर लेना चाहता हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमने पहला नंबर में पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बताया आपको कि इनकी जो पार्टिकल्स की के इनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम कॉन्सेंट्रेशन रखते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कोलाइडल सॉल्यूशन उतना नहीं एग्जिबिट करता है जितना ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है। सेकंड नंबर पॉइंट में हमने बताया कि इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में 2 होती है, टिंडल इफेक्ट एंड कलर। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि डिस्पर्स फेज पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज से कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो डिफरेंस है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो काफी ज्यादा होना चाहिए ताकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मूवमेंट इसमें होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इसमें चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आने का रीजन क्या होता है? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेन रीजन में काउंट होता है। और अगर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोosmosis। इलेक्ट्रोफोरेसिस कब होती है, इलेक्ट्रोosmosis कब होती है, मैंने आपको बताया, एक छोटा सा टर्म यूज किया, जीटा पोटेंशियल। ध्यान रहे आपको। अब आते हैं कोआगुलेशन। अब हमने क्या चाहा, हमने कल क्या देखा था? पेप्टाइजेशन। कोई चीज अगर प्रेसिपिटेट बना रखा था उसे कोलाइडल सॉल्यूशन में लाना था तो हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे। अब क्या है, हम क्या चाहते हैं कि कोई चीज अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बनी हुई है लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए तो हम उससे कोआगुलेट करना चाहेंगे। अब कोआगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी बातें करता हूं मैं, पॉइंट वाइज मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो एजीआई बैठ जाएगा और सस्पेंशन बना लेगा, लेकिन अगर चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो बैठने नहीं देगा, पूरे सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिपल्सन particles do not come close to one another to form precipitate. Removal of charge by any means will lead to the aggregation of particles and hence precipitation will occur immediately. वो प्रोसेस जिससे पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट करा देते हैं उसे कहते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन एक वर्ड है जिसका आप बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन, इंग्लिश में बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, सरफेस केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे कोआगुलेशन। अगर कोआगुलेटेड पार्टिकल्स नीचे ना बैठ कर रह के डिस्पर्सन मीडियम के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाए तो उसे कोआगुलेशन का एक नाम दिया गया फ्लोकुलेशन। तो हमने ले देकर के कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन दोनों सेम ही है। दोनों के केस में अगर ऐसा रह गया तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नो मोर कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, वो एक सस्पेंशन कहला सकता है।
लेकिन ध्यान रखें, जब बैठ जाए बर्तन के नीचे में तो कहलाएगा कोआगुलेशन, और बर्तन के सरफेस पे आ जाए, डिस्पर्सन मीडियम के सरफेस पे आ जाए तो उसे कहते हैं फ्लोकुलेशन। बोलता है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होता है कोआगुलेट करा सा किया जा सकता है, उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे अपोजिट साइन का। अपोजिट साइन का क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर उसके ऊपर प्रेफरेंसली एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं वो ग्रेविटी की वजह से भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो बैठ जाएगा। बोलता है कि अगर अपोजिट साइन वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स उस आयन को टेकअप करेगा, जिसके वजह से क्यों टेकअप करेगा? क्योंकि उसका चार्ज अपोजिट होगा, जिसके वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और न्यूट्रलाइज हो गई तो एजीआई जो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया था, वापस फिर से वो प्रेसिपिटेट बना लेगा क्योंकि उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। कोआगुलेशन हो इसी तरीके से कोआगुलेशन हो जाएगा। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड के बारे में बोल रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, जब उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो बेरियम आयन लेकर करके उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, और चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो कोआगुलेशन हो जाएगा। देखा गया है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड होता है कोआगुलेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन बताया गया है वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोआगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायरमेंट होता है, आप इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर करके चीज को कोआगुलेट कराना चाहते हैं, तो डिफिनेशन वाइज मिलीमोल्स पर लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीमोल घुला हुआ है जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करा दे 2 घंटे में, उसे कहते हैं कोआगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आपको दिखा है और दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोआगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू करना क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ऐड कर करके कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट कराते हैं, तो कितना मिली मोल्स रिक्वायर्ड होगा पर लीटर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स, उसे कहेंगे हम लोग कोआगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जितना कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेट कराने के लिए, उसकी कोआगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जितना कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेट करवाने के लिए, किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन को, उसकी कोआगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। कोआगुलेशन वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होता है वो कहलाता है कोआगुलेटिंग पावर। तो ध्यान रखिएगा, कोआगुलेटिंग पावर और कोआगुलेशन वैल्यू में उल्टा रिश्ता होगा। क्यों होगा? कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है और प्रेसिपिटेशन हो गया तो उसका कोआगुलेशन वैल्यू ज्यादा है। तो आप समझिएगा कि अगर कोआगुलेशन वैल्यू कम तो कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा। जैसे एग्जांपल लिया गया है NaCl, BaCl2 और AlCl3, तीनों का कोआगुलेशन वैल्यू दिया गया है 51, 0.69, 0.093 मिलीमोल्स पर लीटर रिस्पेक्टिवली। अभी ये वैल्यू दिख रहा है, 2 मिनट के बाद हार्डी स्कल्स रूल दिखेगा। हार्डी स्कल्स रूल बताता है किसकी कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होता है, किसका कोआगुलेटिंग पावर कम होता है। इनके कोआगुलेटिंग पावर कैसे निकालेंगे? तो 1 अपॉन से निकालेंगे, तो 1/51, 1/0.69, 1/0.093। दिख रहा है कि AlCl3 का कोआगुलेटिंग पावर काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसको एक्सप्लेन करेगा हार्डी स्कल्स रूल। देखते हैं। बोलता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए द कोआगुलेशन वैल्यू ऑफ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सेनिक सल्फाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर गिवन इन द टेबल गिवन बिलो। दोनों के लिए दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग चार्ट से निकाल सकते हैं कि किसकी कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा है, किसकी कोआगुलेटिंग पावर कम है। इन सभी टेबल के फॉर्म को देखते हुए हार्डर स्कल्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर जिसको कोआगुलेट करना है, जैसे टाइप ऑफ सोल को कोआगुलेट करना है, उसको कोआगुलेट करने के लिए अगर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड लिया गया है जो उसको कोआगुलेट करेगा, उसपे वैलेंसी जितना ज्यादा होगा उसकी कोआगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोआगुलेट करना है तो अनायन का कोआगुलेटिंग पावर क्या क्या होगा? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा ना कि आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल का जो टेबुलर फॉर्म था वो जरूर ध्यान रखना होगा, तभी आप बता पाएंगे कोआगुलेटिंग पावर कैसे निकालेंगे। तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज सोल को अगर कोआगुलेट करना चाहते हैं और दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो उनके ऊपर में नेगेटिव आयन का चार्ज को आप चेक करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड को चेक करेंगे। चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोआगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जैसे FeCN का होल 6 4 माइनस का कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, देन PO4 3 माइनस, देन सल्फेट, देन क्लोराइड। ध्यान रहेगा। समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर हूं मैं? क्या
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। म्यूट अभी हुआ था ना, पहले से म्यूट नहीं था ना? कहाँ तक पड़े अपन? कोआगुलेशन तक अभी म्यूट हुआ था ना? हेलो, अरे तो अभी वो म्यूट। एफिशिएंट 6 4 माइनस तक। हाँ ठीक है फिर। तो हार्डी स्कोर जरूर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अगर मेंस में चाहे एडवांस में एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा जिसमें कोआगुलेटिंग पावर पूछेगा, किसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा है। लेकिन इसके लिए एक गलती कई बार हो जाती है कि टाइप ऑफ सोल अपन को पता नहीं होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ सोल होगा उसको कौन कोआगुलेट करेगा। तो कई बार तुमको ना सिर्फ तुमको अनायन या कटायन बना के नहीं देगा, पूरा का पूरा लिख देगा NaCl, BaCl2, AlCl3। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन कोआगुलेट कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं Na+ या Mg2+ या Al3+ है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिवली चार्ज सोल को कोआगुलेट कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा। और चार्ज अगर सेम सेम रहता है उसका कोआगुलेटिंग पावर सेम सेम होता है। जैसे Ba2+ और Mg2+ दोनों का कोआगुलेटिंग पावर सेम सेम होगा। Na+ और K+ दोनों का कोआगुलेटिंग पावर सेम सेम होगा। तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना। फिर हमने कोआगुलेशन वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो डिफिनीशन वाइज जो हमने पढ़ा कोआगुलेशन वैल्यू का कि 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए कितना मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है, उसे बोलते हैं कोआगुलेशन वैल्यू। तो कई बार ग्राम में दे रखा होगा तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना, मोल को मिली मोल में कन्वर्ट कर लेना और न्यूट्री मेथड लगा देना कि 50 लीटर को कोआगुलेट करने के लिए इतना, तो 1 लीटर को कोआगुलेट करने के लिए कितना मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होगा, उसी को कहते हैं कोआगुलेशन वैल्यू। जरूर ध्यान रहे दोस्तों। फिर आता है कुछ अदर मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन भी है। तो एक मेथड तो है कि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए, लेकिन कुछ और मेथड भी होते हैं जैसे परसिस्टेंट डायलिसिस। हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर डायलिसिस बहुत देर तक किया जाए तो क्या होगा, जो भी आपके पास में डिस्पर्सन मीडियम था या जो भी जाके चिपका था वही वहां से बाहर निकल जाएगी, प्यूरिफाई हो जाएगी। प्यूरिफाई में क्या करते हैं, डायलिसिस में फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जो ट्रू सोल्यूशन वाला रेंज होता है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर पूरा का पूरा KI बाहर निकल जाएगा तो पूरा का पूरा AgI न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा का पूरा AgI न्यूट्रल हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट बना लेगा, कोआगुलेट हो जाएगा। लाइकवाइज म्यूचुअल कोआगुलेशन ऑफ कोलाइड्स, जब दो सोल्स मिलाते हैं अपोजिटली चार्ज वाले को, दोनों को मिक्स करते हैं तभी कोआगुलेशन हो जाता है। ये इसको न्यूट्रलाइज करता है और ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर दोनों न्यूट्रलाइज हो गया तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। बाय इलेक्ट्रिकल मेथड, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज लाइपोफिक सोल का रिमूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो वो तभी प्रेसिपिटेशन चालू हो जाती है क्योंकि उससे चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। बॉइलिंग से, अगर बॉइल करते हैं तो अब्जॉर्ब्ड जो लेयर है वो, अगर अपने पास जो डिस्पर्सन मीडियम है वो जो चार्ज चिपक गया था उससे जाके बॉम्बार्डमेंट होगी, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको वो पोक कर सकता है वहां से निकलने के लिए। तो बॉइलिंग में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से वहां से चार्ज को रिमूव कर सकता है। उस मेथड से निकाला जा सकता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वो तो हमने अभी देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके आप कोआगुलेशन कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ी है। पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा था कोआगुलेशन। कोआगुलेशन में फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोआगुलेशन वैल्यू, कोआगुलेटिंग पावर, हार्डी स्कल्स रूल, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, एक छोटा सा टर्म आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। कि प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होता है। हमने देखा है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक फोबिक में मोर स्टेबल कौन सा होता है, तो लायोफिलिक वाला मोर स्टेबल होता है, लायोफोबिक वाला बन तो जाता है लेकिन फिर भी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। तो उसके लिए काम करते हैं कि लायोफोबिक पे ना, जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते रहते हैं सस्पेंशन को लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए, तो चुपके से उसमें, हल्का चुपके से नहीं, मतलब उसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर देते हैं ताकि उसके ऊपर में वो लेयर बना ले और डिस्पर्सन मीडियम से उसका एफिनिटी बढ़ जाए, और एफिनिटी बढ़ जाएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब क्या होता है, लायोफोबिक कोलाइड पे लायोफिलिक कोलाइड का लेप लगाना या एक पेस्ट लगाना, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। मैं कर पढ़ता हूँ कि क्या कहना चाहता है। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड्स जो होती है एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होती है। एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जिसका डिस्पर्सन मीडियम से एफिनिटी होगा तो हाइड्रेटेड होगा, जिसका एफिनिटी नहीं होगा वो हाइड्रेटेड नहीं होगा। तो लायोफिलिक कोलाइड्स स्टेबल क्यों होता है लायोफोबिक सोल्स के कंपेरिजन में, क्योंकि इसके हाइड्रेशन पॉसिबल है, इसका डिस्पर्सन मीडियम के साथ में एफिनिटी है, जबकि हाइड्रेटेड पार्टिकल्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म and these hydrated particles do not combine to form large aggregates। तो लायोफिलिक कोलाइड्स स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। तो लायोफोबिक सोल्स को मोर इजिली कोआगुलेट किया जा सकता है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके। अगर मैं चाहता हूं कि लायोफोबिक सोल्स का प्रेसिपिटेशन ना हो जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो उसको और हैवी बना दिया तो उसे लेके बैठ जाएगा, तो कुछ उसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दिया जाता है। ऐसे लायोफिलिक कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड कहा जाता है, और लायोफोबिक कोलाइड का प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। थोड़ा ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज प्रोटेक्शन या व्हाट इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो लायोफोबिक कोलाइड पे लायोफिलिक कोलाइड का एक पेस्ट लगाते हैं ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। तो ध्यान रखना, जो जनरली यूज करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह वो होता है जिलेटिन, अल्बुमिन, गम अरेबिक, सीजीन, स्टार्च, ग्लू, इन सबको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह यूज किया जाता है इनको। तो ध्यान रहे, बोलता है गोल्ड सोल कंटेनिंग अ लिटिल जिलेटिन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड नीड्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड टू कोआगुलेट द सोल। बोलता है गोल्ड सोल पे अगर थोड़ा जिलेटिन लगा दो तो वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह वर्क करता है, और उस केस में सोडियम क्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ेगी उसे कोआगुलेट करने का। और इसे एक बात बताया गया है, इसी के लिए गोल्ड नंबर डिफाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गोल्ड नंबर का। जैसे फ्लोकुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग पावर, कोआगुलेटिंग पावर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही गोल्ड नंबर करके इंपॉर्टेंट टर्म होती है। क्या होती है गोल्ड नंबर, किसको बोलते हैं कि आप जिसका यूज कर रहे थे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, किसका यूज कर रहे थे, लायोफिलिक कोलाइड का। तो लायोफिलिक कोलाइड का मिलीग्राम में रिक्वायरमेंट, मिनिमम वेट ऑफ मिलीग्राम रिक्वायरमेंट जो 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल को कोआगुलेशन से बचा ले। फिर से रिपीट करता हूं मैं, व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इज दैट मिनिमम वेट ऑफ दैट प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम। ये ध्यान रखना, कोआगुलेशन वैल्यू जो था उसमें मिली मोल्स था और इसमें मिलीग्राम है। पहला डिफरेंस तो यही है। और दूसरा कि 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल को कोआगुलेट से बचा ले, कोआगुलेट ना होने दे, कोआगुलेट से बचा ले। कब, जब उसमें 1 मिलीलीटर 10% सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाएगा तो वह कोआगुलेट हो जाता, लेकिन कोआगुलेशन से बचा ले उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा, उसी को कहते हैं हम लोग गोल्ड नंबर। एक बात का ध्यान रहे, गोल्ड नंबर का रिक्वायरमेंट जितना कम होगा, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितना कम होगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि अगर 0.02 ग्राम लायोफिलिक कोलाइड रिक्वायर्ड था 10 मिलीलीटर ऑफ लायोफोबिक कोलाइड को कोआगुलेट से बचाने के लिए, जब उसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन डाला जाता, तो बताओ उस लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड नंबर कितना था। तो 0.02 ग्राम ऐड किया गया, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जो निकल के आएगा वही उसका गोल्ड नंबर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आता है इमल्सन्स। जिस तरीके सोल होता है, एरोसोल होता है, हाइड्रोसोल होता है, एक्वासोल होता है। फिर एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक चीज और था जो था, उसी तरीके से इमल्सन भी करके एक चीज होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इमल्सन क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, किसको बोलते हैं इमल्सन। तो इमल्सन क्या है, टाइप ऑफ कोलाइड है। लिक्विड को लिक्विड में घुलाते हैं तो इमल्सन बनता है। तो इमल्सन कोलाइडल सॉल्यूशन लिक्विड का है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा लिक्विड घुली हुई रहती है और घुल करके क्या बनाती है, ड्रॉपलेट्स बनाती है। जैसे मिल्क एक इमल्सन है जिसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फैट डिस्पर्स रहती है एक्वस मीडियम में। अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है। कोड लिवर ऑयल एक इमल्सन है जिसमें वाटर ड्रॉप्स डिस्पर्स्ड है ऑयल में। दो टाइप का इमल्सन होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। एग्जांपल्स पूछते हैं एक दो बार, इसकी किसकी कौन एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान रखना। उसका एग्जांपल है मिल्क, बोलेगा मिल्क में कौन सा किसमें कौन घुला हुआ है, तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। जबकि बटर में कौन घुला हुआ है, तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। सब थ्योरेटिकल चीज है, एक बार नजर दे दीजिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन में बोलता है कि dispersed the size of the particles of the dispersed phase of an emulsion is usually larger than in sols। सब theoretical part है, एक बार पढ़ के रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस एक बार गो थ्रू करके रख लीजिएगा। यूजेस ऑफ कोलाइड्स में अलग अलग कोलाइड्स का यूजेस दिया हुआ है। मेडिसिन में यूज होता है, डाइज में यूज होता है, रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, स्मोक स्क्रीन में यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल रेन, स्मोक प्रेसिपिटेशन। इन सबसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होती है, बट फिर भी एक बार नजर दे के रखिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं कुछ यूजेस से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। तो एक बार के लिए मॉड्यूल ओपन कीजिए, एक दो क्वेश्चन में कराते हैं, तो आप एक बार देखिए एक दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। एक बार मॉड्यूल ओपन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द बेस्ट आपके लिए सर तक लिए। चलो थैंक यू मैम। आई एम श्योर कर लेंगे लोग अच्छे। चलो ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। चलेगा मैम। एक बार ना
पेज नंबर 230 JEE एडवांस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार के लिए, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक बार, जो पूछा अभी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलाइड्स। एक दो नाम लेंगे तो बताइएगा, तो ताकि पता चला कि आप सुन रहे थे, ऐसे मालूम था खाली पैसे बैठे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 230 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 230 क्वेश्चन नंबर 12। एक दो नाम लेता हूं मैं, अब बताइएगा। जस को आवाज जा रही है? जस आवाज जा रही है? पूर्वा आवाज आ रही है? पूर्वा आवाज जा रही है? हेलो, मैं सुन, आप मेरी आपको आवाज सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं भाइयों? पर आवाज जा रही है क्या मेरी? हेलो, अगर बोलेंगे तो कंफर्म पता चलेगा कि आपको मेरी आवाज जा भी रही है नहीं। कोई तो बताइए, कोई एक, आवाज जा रही है? यस सर। एक बार रोहन तुम ही देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे एक बार। बाकी लोग भी पूछते हैं यार, वो तो बोलना तो पड़ेगा यार, बोलोगे तो पता चलेगा, दोनों पे बोलेंगे अपन तो। क्वेश्चन नंबर 12 हमने बोला है, पेज नंबर 230 क्वेश्चन नंबर 12, 12, 11, 10, 9 से कर देखते हैं। 12 नंबर देखने के लिए बोला हमने, एक बार देखें, बताएं क्या सही होगा और क्यों होगा। क्रिस आवाज जा रही है? क्रिस आवाज जा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 230 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 230 अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इज दैट ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग है ना, क्योंकि इसीलिए शेक करने पे बोला हुआ आर नॉट फॉर्म्ड बाय, आर नॉट फॉर्म्ड बाय, सिंपली चेक करने से बन जाता है लायोफोबिक कोलाइड, या स्पेशल मेथड्स यूज करना पड़ता है? तो हाँ लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? हाँ, ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट। रोहन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर? रोहन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर? सेकंड नंबर सही है। सही है। स्टेटमेंट वाइज इमल्सन लिक्विड को लिक्विड में बुलाते हैं तो बनता है इमल्सन। थर्ड नंबर श्योरली। बताइए, कोई लॉजिक कुछ पढ़े थे अपने, क्राफ्ट टेम्परेचर करके एक टर्म, हाँ यस सर। क्राफ्ट टेम्परेचर करके एक टर्म पढ़े थे कि मिसाइल कहाँ फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक टेम्परेचर से ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनता है मिसाइल, तो उसे बोलते थे क्राफ्ट टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर लिख के सही किया कि गलत किया? गलत। गलत कर दिया। और कोई एक बताओ, प्रथमेश आवाज जा रही है? कोई तो एक और बताओ भाइयों। सूर्य नारायण आवाज जा रही है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 सही कि गलत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम का इंटरनल इफेक्ट होने के लिए, या डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए ताकि